हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चंदवानी और हम कर रहे हैं महाराज सेट 2021। कब हुआ था एग्जाम? 26 सितंबर को। और हम इसकी एक्सपेक्टेड आंसर की सॉल्व कर रहे हैं। आपके जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये सारे के सारे पेपर जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं वो पहले से मॉडल टेस्ट पेपर में टाइटल चैनल पर अवेलेबल है। इसमें आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे जाकर चैनल डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चर हो या किसी भी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप वहां जाके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आज हम 26 क्वेश्चन से कर रहे हैं। व्हेन अ कंपनी क्रिएट्स अ न्यू कंपनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिंगल एंटिटी, it is called dash. Option number A merger, option number B sell off, option number C LBO, option number D spin off। यहाँ पे क्या है? When a company create a new company, क्या हो रहा है? एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है from the existing single entity। जब एक पुरानी कंपनी की जगह को मिलाकर हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद लॉसेस वगैरह में चल रही है, लॉस में होने के कारण उसे एक नई कंपनी में जब इंक्लूड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मर्जर। तो व्हेन कंपनी क्रिएट अ न्यू कंपनी फ्रॉम एक्जिस्टिंग सिंगल एंटिटी, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी लॉस के कारण अपने डेप्थ वगैरह पे नहीं कर पाई, तो बी ने इसे परचेज कर लिया, और जब इसे इसको परचेज कर लिया तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो ये सिचुएशन क्या होती है? इसे बोलते हैं मर्जर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मर्जर। क्वेश्चन नंबर 26 dash is a graphic depiction of a CAPM and describe the market price of the risk in a capital market. ऑप्शन नंबर ए CAL, ऑप्शन नंबर बी SML, ऑप्शन नंबर सी इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन नंबर डी एफिशिएंट पोर्टफोलियो। क्या होता है इसमें? एक ग्राफिक डिजाइन हम लोग बनाते हैं, वो होती है हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? SML। और SML क्या होता है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। SML की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और ये क्यों इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है मार्केट में, कैपिटल मार्केट में रिस्क को फाइंड करने के लिए, लेवल ऑफ रिस्क फाइंड करने के लिए। अगर हम रिस्क फाइंड करेंगे तो हम अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो CAPM मॉडल है, ये क्या करता है? एक तरह से कैपिटल मार्केट में रिस्क को फाइंड करने के लिए एक लाइन डिस्क्राइब करता है। उस लाइन का जो नेम है वो है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और ये मार्केट लाइन क्या बताती है? ये आपको लेवल ऑफ रिस्क बताती है, और उसके थ्रू हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी, एक तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न भी देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी SML। और SML की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a motive for holding inventories? यहाँ पे आप इस नॉट पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों के रॉन्ग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शन मोटिव, ऑप्शन नंबर बी प्रिकॉशनरी मोटिव, ऑप्शन नंबर सी स्पेकुलेटिव मोटिव, ऑप्शन नंबर डी माइग्रेशन मोटिव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा नहीं है? तो इन्वेंट्री को होल्ड करने के 3 मोटिव होते हैं, ट्रांजिशन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। जबकि माइग्रेशन यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। अब क्यों है मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 3 मोटिव मैंने आपको बताया, ट्रांजिशन मोटिव, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। ट्रांजिशन मोटिव क्या होता है? जब भी हम हमारे स्टॉक को मेंटेन रखते हैं। कैसे? ट्रांजैक्शन मोटिव इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग एफिशिएंट इन्वेंटरी। ताकि हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ इतना बिजनेस में हमारा रॉ मटेरियल पहले से रखा हो, ताकि हमारा ऑपरेशन जो है वो रुके नहीं, वो स्मूथली चलता रहे, हमारा प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहेगा, तो हम प्रॉपर टाइम पे डिमांड जो होगी तो उसमें हम सप्लाई कर पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन मोटिव का मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? कि स्टॉक जो है, रॉ मटेरियल जो है, वो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास बना रहे,
ताकि हम एक बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन कर पाए और जितनी हमारी डिमांड क्रिएट हो फटाफट से हम उसको सप्लाई कर पाए। और इन्वेंट्री के लिए सब करने के लिए आपको कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट, एवरेज लीड टाइम वगैरह सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ होल्ड करना पड़ता है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या होता है इस मोटिव में? क्या होता है, a business firm should hold optimum level of inventory to ensure safety against the unforeseen and unpredictable future। फ्यूचर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक अभी कोरोना आ गया, शटडाउन हो गया, स्ट्राइक हो गई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल की सिचुएशन में हम लोगों को पहले से ही बहुत सेफ्टी पर्पस पे इन्वेंटरी को मेंटेन करना होता है, जिसको हम प्रिकॉशनरी बिजनेस पे या प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं। थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव। बिजनेस फ्रॉम वांट्स टू टेक बेनिफिट प्राइस फ्लक्चुएशन। फ्यूचर में क्या हो सकता है कि आपके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, एनवायरनमेंट है, बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, सडनली प्राइस बहुत राइज भी हो सकता है और प्राइस फॉल भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम थोड़ा सा स्टॉक मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इन्वेंट्री मेंटेन करने के, इन्वेंट्री होल्ड करने के 3 मोटिव होते हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव, जबकि माइग्रेशन ऐसा कोई मोटिव नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 29 तक, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट पे आपको फोकस करना है कि ये नॉट है, यहाँ पे इस नॉट पे आपको फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। एक्सपोजर को अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है रिस्क। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? रिस्क। तो कौन सा आपका फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं है? टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर बी थीमेटिक एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है थीमेटिक एक्सपोजर। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों ये थीमेटिक एक्सपोजर है। 3 तरह के आपके बिजनेस रिस्क होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर बोले या रिस्क बोले, होता है सेम थिंग्स। तो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन, सेकंड इज ट्रांसलेशन एंड थर्ड इज इकोनॉमिक्स। ट्रांजैक्शन रिस्क जो होता है ना, बेसिकली ये टाइम गैप की वजह से होता है। टाइम गैप के कारण क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज के टाइम पे हमारे प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आता है फॉरेन करेंसी में, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, जब हम फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जो टाइम की वजह से रिस्क आता है उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांसलेशन रिस्क आता है जब हम लोग दो होम कंट्री और जो आपकी सब्सिडरी कंट्री में बिजनेस करते हैं उस वजह से आता है। और इकोनॉमिक रिस्क किसी कारण होता है जब हमारे अनएक्सपेक्टेड जो प्राइसेस होते हैं, इकोनॉमिक यानी मार्केट रिस्क होता है। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट की वजह से जो रिस्क होता है उसको हम इकोनॉमिक रिस्क बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? थीमेटिक एक्सपोजर, जो कि फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, AIDA model of IMC is best described as, option number A attention, interest, desire, action, attention, impression, development, attention, option number C advertising, individual product, direct marketing and action, option number D attention, inform, desire and advertising। एडा जिसे हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, एडा की फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब होता है अटेंशन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, डी डिजायर एंड ए एक्शन। तो एडा की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो 31 क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 32, if company makes unrelated diversification, it will be known as, option number A if company makes unrelated diversification। unrelated diversification का मतलब पहले मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है और उसका फुटवेयर का बिजनेस है, और कंपनी है उसका फुटवेयर का बिजनेस है और उसने अपने फुटवेयर की बिजनेस की जगह कोई दूसरा फुटवेयर की जगह उसने एक नए बिजनेस में जाके रहा है, शुगर के बिजनेस में चली है, तो उसको बोलते हैं अनरिलेटेड बिजनेस। तो ये कौन से सिचुएशन में होता है?
कौन सी सिचुएशन में होता है ये? ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी रैपिड डाइवर्सिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, या आप इसको एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल अ कंपनी इनटू अ ऑटोमेटिक रिपेयर पार्ट्स, कंपनी का क्या बिजनेस है कि कंपनी क्या कर रही है, ऑटोमेटिक रिपेयर पार्ट्स कर रही है, में एंटर टॉय प्रोडक्शन इंडस्ट्री। अब वो किस में एंटर हुई है, टॉय प्रोडक्शन, मतलब एक नई ही जगह पे जाना जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जब हम लोग एक अनरिलेटेड प्रोडक्ट में चले जाते हैं। इसके बाद आपको ये हॉरिजॉन्टल और सारे बताए हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 33, if any company launch its product with low price, the price strategy is known as. If company launch its product with low price, the price strategy is known as. Option number first skimming pricing, option number B penetration pricing, option number C cost plus pricing और option number D competitive pricing। तो जब कंपनी को पेनिट्रेशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, ये प्राइसिंग की टेक्निक होती है। क्या होता है इस टेक्निक के अंदर, इसमें हम लोग इनिशियली जब हम नए नए मार्केट में आते हैं तो हमें अपना प्राइस बहुत लो रखना पड़ता है, रिलेटिवली लो इनिशियली एंट्री प्राइसिंग, क्योंकि हमें क्या करना है, एक नए मार्केट में जाना है, एज अ न्यू कस्टमर जाना है, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। जब हम एक नए मार्केट में जाते हैं, नए कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, तो हमें जनरली स्टार्टिंग में इनिशियली प्राइस बहुत लो रखना पड़ता है, तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इफ कंपनी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग क्या होगी, मेथड्स बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 34, the word tactic is most likely to be associated with corporate strategy, operational strategy, business strategy और environmental strategy। जो tactic वर्ड है वो किससे एसोसिएट है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। क्या होता है ऑपरेशन, वैसे ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी वो होती है जब हम डे टू डे के एक्सपेंसेस के छोटे मोटे प्लान्स बनाते हैं और उसको एक तरह से अचीव करने का काम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टैक्टिक। जब हम डे टू डे के जितने भी, द टैक्टिक आर द स्पेसिफिक एक्शन और स्टेप्स यू अंडरटेक द अकम्प्लिश योर स्ट्रेटेजी। जब हम छोटे छोटे टास्क बनाते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को, हमारे प्लान को अकम्प्लिश करने के लिए, तो वो होती है हमारी टैक्टिक स्ट्रेटेजी या फिर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। Which of the following is not part of micro environment? Which of the following is not part of माइक्रो इन्वायरमेंट? यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है और नॉट पे भी। ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटिटर, ऑप्शन नंबर बी कस्टमर, ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सप्लायर। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल मार्केट्स एंड एक्सटर्नल मार्केट्स। यहाँ पे हम पहले एक्सटर्नल को देखते हैं। एक्सटर्नल में भी दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जब हम एक स्मॉल यूनिट की स्टडी करते हैं और मैक्रो मतलब हम लार्ज यूनिट की स्टडी करते हैं। तो माइक्रो में हमारे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, फाइनेंसर, मार्केट इंटरमीडिएटरीज आते हैं, जबकि मैक्रो में हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, सोशल हो गए, डेमोग्राफी हो गए, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल और ग्लोबल, ये सारे आपके मैक्रो के पार्ट हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कौन सा पार्ट माइक्रो का नहीं है, तो कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है, इसके बाद पब्लिक भी आती है, फाइनेंसर्स भी आते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ये किसका पार्ट है, ये मैक्रो का पार्ट है। तो 35 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ a brand, its relation to its previous image is known as. Option number A positioning, option number B repositioning, option number C branding और option number D targeting। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रांड एक वर्ड आया, ब्रांड मतलब होता है इमेज ऑफ द कंपनी। ये परसेप्शन पर्सन का, एक कंज्यूमर का सेट हो जाता है
कि हम इस ब्रांड को ही यूज करें, इसके अलावा हमारे ब्रांड को स्विच ना करें। तो जब हम हमारे ब्रांड को स्विच करके दूसरे ब्रांड की तरफ जाते हैं, जब कंपनी चाहती है कि कंज्यूमर के परसेप्शन को चेंज किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीपोजिशनिंग। क्या बोलते हैं उसको? रीपोजिशनिंग। जब सेम ब्रांड को सेम जिस ब्रांड पे हम लोग यूज कर रहे हैं उस ब्रांड को छोड़ के हम दूसरे ब्रांड पे स्विच कर जाते हैं और कंपनी ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है जो हमारे प्रोडक्ट से बहुत बेटर होता है, तो इस ऐसी चीज को हम बोलते हैं रीपोजिशनिंग। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रीपोजिशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a firm offers short term incentive to increase sale and the strategy is known as, option number A, advertising, option number B, personal selling, option number C, direct marketing, option number D, sales promotion। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। When a firm offers short term incentive to increase sale, हम लोग छोटे टाइम के लिए सिर्फ अपनी सेल को इंकरेज करना चाहते हैं, हमारी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती है? तो एडवर्टाइजिंग करती है कि पर्सनली सेल करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, सेल्स प्रमोशन करती है। तो सेल्स प्रमोशन इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? एक कंपनी छोटे टाइम के लिए कस्टमर को इस तरह से अट्रैक्ट करती है सिर्फ अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में हम हमारी सेल को इंक्रीज किसके थ्रू करते हैं? सेल्स प्रमोशन के थ्रू। सेल्स प्रमोशन कैसे? आपने उनको फ्री गिफ्ट दे दिए, फ्री वाउचर्स दे दिए, कुछ भी ऐसी चीजें जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो जल्दी से उसको परचेज कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सेल्स प्रमोशन इसका राइट आंसर है। Next question. According to Ansoff Matrix, when a new product is launched in new market, क्या है? जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है एक नए मार्केट के अंदर, it is described as, ऑप्शन नंबर ए, मार्केट पेनिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, मार्केट डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्सिफिकेशन। याद रखना ये एंसोफ मैट्रिक्स में क्या बोला है, जब हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एक नए मार्केट में, पहले मैं आपको एंसोफ बताती हूँ क्या है। यहाँ पे आप इसका जो राइट आंसर है वो डाइवर्सिफिकेशन है। क्या होता है एंसोफ मैट्रिक्स? देखिए यहाँ पे नया प्रोडक्ट है, यहाँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी इसके जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। और अगर मैं इसके वाई एक्सिस पे बात करूं तो एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। तो जब हम नए मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? डाइवर्सिफिकेशन। नए मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? तो होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्सिफिकेशन। Sometimes firms keep old pricing, odd pricing like 99, 99.99, etc. Such kind of pricing is known as, option number A, competition pricing, option number B, psychological pricing, option number B, cost based pricing, option number D, penetration pricing। आप भी कभी मार्केट में जाते होंगे जब शॉपिंग करने, तो ऐसी प्राइसिंग होती है 99, 299, 499, 599, 999। क्या होता है इसके अंदर? ऐसी सिचुएशन में ये जो प्राइसिंग होती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब आंसर जो है वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर कस्टमर ऐसा सोचता है जब इस कंपनी ने जो कॉस्ट लगाई है 99, 199, 299, तो जो कंपनी है उसने बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस दिया है। तो सिर्फ ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। प्राइस होता है लेकिन ये सिर्फ कंज्यूमर की साइकोलॉजी के लिए बनाई जाती है कि हाँ कंपनी, जो कंज्यूमर होता है वो ये सोचता है कि कंपनी ने पूरा सही कॉस्ट चार्ज किया और हमें बिल्कुल सही प्राइस पे ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो इस प्राइसिंग को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इन G9 cell matrix, what is the label of the vertical axis? Option number A, relative market share, option number B, industrial attractiveness, option number C, industry growth rate, option number D, market growth rate। ये G9 सेल है, G9 सेल यहाँ पे क्या है इसके अंदर? ये आपका वर्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल के अंदर क्या है आपका? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इसने हमसे वर्टिकल एक्सेस पे पूछा है ना, अगर ये हमसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस पूछता तो इसका राइट आंसर क्या होता है? बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। तो 40 का आंसर क्या है?
इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, यानी इसके वर्टिकल में क्या आ रहा है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और इसके हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा जी 9 सेल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेशनल मार्केटिंग takes more into consideration than just a language. It involves culture, markets, saturations, consumer behavior, consumer demographic, and dash. ये सिचुएशन कब आती है, ऑप्शन नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ यूरोपियन, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड मार्केट, ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर की तो यहाँ कोई ऐसी कोई बात की नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए मार्केट। जब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर के कंज्यूमर जो डेमोग्राफिक है वो मिलते हैं, तो वो सिचुएशन होती है आपका वर्ल्ड मार्केट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्केटिंग थ्योरी एवरी कंट्रीब्यूशन फॉर अ सप्लाई चेन एड्स डैश। इन मार्केटिंग थ्योरी एवरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सप्लाई चेन एड्स, ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी, कन्वीनियंस, ऑप्शन नंबर बी, इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सप्लाई चेन एड्स। क्या होता है, जब भी कोई कंपनी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सर्व कर रही है तो कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू को ऐड करती है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जब दिया जाता है तो मार्केटिंग में दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैल्यू एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the benefit of e-commerce? Option number A, decreases transaction cost. Option number B, resulted in product standardization. Option number C, improved delivery process. Option number D, made possible comparison in prices. तो नोट पे आप देखिएगा, नोट पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करना होता है, आपकी जो इम्प्रूव जो डिलीवरी होगी वो अच्छे से होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा पॉसिबल प्राइस है वो होने लगने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन, रिजल्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना। तो यहाँ पे कोई बेनिफिट तो है नहीं ई कॉमर्स का, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रिजल्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। In marketing channel, conflict occurs in marketing channel working at same level classified as. Option number A, SIP conflict. Option number B, scope conflict. Option number C, vertical conflict. Option number D, horizontal conflict. तो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। कैसे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट होता है मैं आपको दिखाती हूँ। चैनल कॉन्फ्लिक्ट occurs when one member's action prevent another channel from the achieving its goal. तीन तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल। टाइप्स ऑफ, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ, टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे चलता है, वर्टिकल आपका ऐसे चलता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर फिर से देखें, तो जब हम सेम लेवल की बात करते हैं, इस वर्ड पर आप फोकस करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमारा ऐसे होता है, तो हम जब सेम लेवल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, डैश मार्केटिंग has the aim of building mutually satisfying long-term relationship with the key parties such as consumer, suppliers, distribution and other marketing partners in order to earn and retain their business. Option number A, holistic. Option number B, demand based. Option number C, direct. Option number D, relationship. अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब कंपनी एक म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती है किस किस के साथ, या रखना चाहती है किस किस के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सभी मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ। तो ऐसे सिचुएशन को, ये ऐसी कौन सी मार्केटिंग होती है, तो ये होती है आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, ऑन बिल्डिंग अप कस्टमर लॉयल्टी। इसमें क्या इंक्लूड होता है कि हम एक तरह से कस्टमर को जो चाहिए हमें उनको पर्सनली जाके एक तरह से प्रोवाइड करवाना है। तो रिलेशनशिप मार्केट में हम लोग एक
म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कि इनके साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एंड अदर मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आपके जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।